जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नॉलेज ऑफ विद मास्टर जी में। इससे पहले हम पॉलिटी की 7 क्लास कर चुके हैं और ये 8वीं क्लास है। अगर आप सबने वो क्लासेज नहीं देखी हैं तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके वो क्लासेज देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप क्लासेज को देख पाएंगे। इसके साथ ही यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नागरिकता, सिटीजनशिप, यानी कि जो हमें नागरिकता मिली हुई है, हम भारत के नागरिक हैं, तो उसमें क्या क्या ऐसा है कि जिसके कारण हमें नागरिकता किसी देश में मिल सकती है, या फिर कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण हमारी नागरिकता जा सकती है या हम भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, या फिर और कौन कौन से लोग हैं जैसे विदेशों में रहने वाले लोग, उनके बारे में नागरिकता के क्या प्रावधान है, वो सब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ इससे आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि इसमें जो अनुच्छेद दिए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक, वो सभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले नागरिकता से संबंधित कुछ तथ्य जानेंगे, बाद में हम कौन से अनुच्छेद में नागरिकता के बारे में क्या कहा गया है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भारत की नागरिकता अधिनियम 1955 में लेके आ गया था सबसे पहली बार, और इसके बाद इस अधिनियम में टोटल 8 बार चेंजेस किए जा चुके हैं, इसमें संशोधन हो चुके हैं, जो कि 57, 60, 85, 1986, 92, 2003, 2005 और 2015 में किए गए थे। और इसके अलावा जो 9वां संशोधन है अभी हाल ही में 2019 में किया गया था, जो भारत सरकार है CAA लेके आई थी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन अभी तक हम टोटल 9 बार इसमें संशोधन कर चुके हैं। तो इसके आगे चलते हैं कि जो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अभी एकल नागरिकता का क्या मतलब होता है ये देखते हैं, आइए चलिए। इसका अर्थ है कि कोई भी नागरिक जो भारत में रहता है या फिर किसी भी देश में रहता है, वो केवल एक ही नागरिकता ले सकता है, यानी या तो वो भारत का नागरिक होगा या फिर किसी और देश का। एक साथ वो किन्हीं भी 2 देशों की नागरिकता नहीं ले सकता। यदि वो भारत में रह रहा है तो इसका मतलब वो भारत का नागरिक है। अगर वो किसी देश में जाके दूसरे में जाके नागरिकता ले लेता है तो इससे जैसे ही वो वहाँ की नागरिकता लेगा तो उसकी जो भारत की नागरिकता है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, इसके आगे कहते हैं कि जो भारत के किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति रहता है तो उसे भारत का ही नागरिक कहा जाएगा, ना कि किसी विशेष राज्य का नागरिक बोला जाएगा। मान लीजिए कि आप हरियाणा में रहते हैं, और तो इसका अर्थ यह नहीं हो जाएगा कि अगर कोई आपसे पूछे कि आप नागरिक कहाँ के, तो आप बताएंगे कि मैं तो हरियाणा का नागरिक हूँ। नहीं, आप हरियाणा के नागरिक नहीं हैं, आप भारत देश के नागरिक हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो दोहरी नागरिकता है वो संघीय सरकार की विशेषता। हमारी सरकार कैसी है? संघीय सरकार नहीं है, तो इसका अर्थ क्या है? हमारे पास दोहरी नागरिकता भी नहीं है। हमारे पास कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता, यानी कि हम किसी एक ही देश के नागरिक हो सकते हैं। इसके बाद हम कवर करेंगे ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, OCI 2005। इसका अर्थ है कि एक कार्ड दिया जाता है, OCI कार्ड, तो ये कौन से नागरिकों को दिया जाता है, अभी उनकी चर्चा करेंगे हम। 2003 में एक संशोधन किया गया था हमारे नागरिकता कानून में, और ये उन विदेशी नागरिकों के लिए किया गया था जिनके पूर्वज पहले भारत के नागरिक रह चुके हैं या किसी भारतीय की संतान रहे हों। जो ये संशोधन किए गए थे 2003 में, ये 16 अन्य देशों के जो नागरिक, 16 अन्य देशों में नागरिक रहते थे, उनके संदर्भ में किए गए थे। वो 16 अन्य देश कौन कौन से हैं ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 16 अन्य देश कि इनके नाम क्या है, बस इतना रखो। 16 अन्य देशों के जो संदर्भ में ये सब संशोधन किया गया था, जैसे फिनलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल, स्विट्ज़रलैंड, यूनान, साइप्रस, ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, US, कनाडा और इजराइल। ये सभी वो देश हैं जिनके संदर्भ में संशोधन किया गया था। इसके बाद आगे देखते हैं। ये जो कार्ड है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जो कि OCI कार्ड था, ये किसको दिया जाता है? ये उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिनकी 3 पीढ़ी, पीछे की जो 3 पीढ़ी हैं, उनका जन्म किसी का भी भारत में हुआ हो, और जो कार्ड धारक होता है, यानी जिसको ये OCI कार्ड मिलता है, उसको आजीवन लाइफ टाइम वीज़ा रहित भारत आने जाने की अनुमति दे दी जाती है, यानी उसको फिर वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, वो कभी भी भारत में आ सकता है और जा सकता है। कार्ड धारक को मतदान का अधिकार नहीं दिया जाता, यानी वो भारत का नागरिक तो होगा लेकिन उसको भारत में आकर वोट देने का अधिकार नहीं होगा।
ओसीआई कार्ड धारक को रजिस्ट्रेशन के 5 वर्ष बाद नागरिकता दे दी जाती है। यानी पहले जो ओसीआई कार्ड जिसको चाहिए होता है उसको पहले भारत में आकर रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके 5 साल बाद उसको भारत की नागरिकता दी जाती है। यह कार्ड बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिकों के लिए नहीं है। तो ये क्या है, यहाँ पे अपवाद आता है, एक्सेप्शन केस आता है कि जो बांग्लादेश के नागरिक हैं, यानी कि कोई भी भारतीय या बांग्लादेश में रह रहा है या फिर पाकिस्तान में रहा है, उनके लिए ये सुविधा नहीं है। केवल इनके अलावा जो बाकी जितने भी देश हैं, या फिर जैसे हमने 16 कंट्रीज़ के ऊपर बात की, उन सभी के लिए ये वैलिड है। तो इसके लिए चलो आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो भारत में नागरिकता अगर किसी को चाहिए तो उसके आधार क्या हैं, उसकी शर्तें क्या हैं, अभी हम उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 16 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987, सॉरी 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987, यानी ये यहाँ उनकी बात हो रही है जिनका जन्म भारत में हुआ हो, या ऐसे शिशु के माता पिता के भारतीय होने की बाध्यता नहीं थी। इसका मतलब ये है कि जो 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच में जिनका जन्म भारत में हुआ है, तो ऐसे बच्चों के माता पिता भारतीय हों या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसके साथ ही आगे देखते हैं, वह भारतीय माना जाएगा जिसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो। ये किस संदर्भ में है, ये है 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 तक, इसके बीच में जिसका जन्म हुआ है, यानी कि 1987 से 2004 के बीच में अगर किसी का भारत में जन्म हुआ है तो उन्हीं का वो होगा कि जिसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, तभी उसको मान्यता, उसको एक तरह से नागरिकता भारत की दे दी जाएगी। लेकिन वैसे अगर उसका जन्म भारत में नहीं भी हुआ है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक है तब भी उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। ये 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 वाले जो संशोधन है उसमें कहा गया है। आगे चलते हैं। तो इसके बाद जो 3 दिसंबर 2004 के बाद से जो संशोधन करके लागू किया गया था कानून, उसमें ये कहा गया कि उसे ही भारत का नागरिक माना जाएगा, उसे ही नागरिकता दी जाएगी जिसके माता पिता दोनों या तो भारत के नागरिक हों दोनों, या फिर दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरा भारत में अवैध प्रवासी नहीं हो, यानी कि इलीगल रूप से भारत में ना रह रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। आगे देखते हैं, आनुवंशिकी के आधार पर यानी हेरिडिटरी या वंशानुगत के आधार पर किस तरह से नागरिकता मिलती है। इसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 यानी कि संविधान जो लागू हुआ था उस दिन से लेके उसके बाद में 10 दिसंबर 1992 से पहले जिसका भारत में जन्म हुआ हो, यानी सॉरी भारत के बाहर जन्म हुआ हो, 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर जन्म हुआ हो, लेकिन उसके माता पिता और वो भारत का नागरिक हो गए, जिसके पिता भारतीय हैं, यानी उसका पिता है जो, अगर वो एक भारतीय है और उसका जन्म बाहर हुआ किसी और देश में हुआ है, तब भी इस टाइम पीरियड के बीच में तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन उसके बाद वाले में क्या कहा गया है कि अगर वो 10 दिसंबर 1992 के बाद भी किसी विदेश में पैदा हुआ है, भारत के बाहर किसी देश में पैदा हुआ है, तो भी वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके पिता भारतीय हैं, माता पिता में से कोई भी एक भारतीय है। लेकिन वो ये नहीं कि जो 1992 से पहले ये है कि वो भारत का नागरिक होगा, लेकिन 1992 के बाद में पैदा हुआ है और माता पिता में से कोई एक भारतीय, तो वो बन सकता है, लेकिन उस चीज़ के लिए उसको अप्लाई करना होता है इस तरह से, लेकिन उसको ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता नहीं दी जाती। लेकिन 1992 से पहले वाले में उसको ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता दे दी जाती है। तो इसके बाद देखते हैं आगे। उसके बाद देखते हैं हम रजिस्ट्रेशन के द्वारा कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति, कोई भी विदेशी नागरिक 7 वर्ष तक भारत में आकर रह लेता है तो फिर वह भारत का नागरिक बनने के लिए एलिजिबल हो जाता है, तो वो भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है और भारत उसको नागरिकता प्रदान कर सकता है। तो इसके बाद चलते तो, लेकिन ये ऐसा है कि जो सभी विदेशी नागरिकों पर वैलिड नहीं होता। अब ये किस पे लागू होता है, ये होता है जो भारतीय मूल के व्यक्ति हों या फिर जिसने भारतीय नागरिक से विवाह कर लिया हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की, किसी भी भारतीय नागरिक से विवाह किया गया हो, या फिर
भारतीय नागरिक के जो नाबालिग बच्चे होते हैं, अगर किसी भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे हैं, उसके संदर्भ में भी ये प्रावधान लागू होता है 7 वर्ष वाला। तो ये 3 जो चीज़ें हैं, इनके ऊपर ये 7 वर्ष का लागू होगा, बाकी विदेशी नागरिकों पर ये चीज़ लागू नहीं होती। तो इसके बाद हम देखते हैं निवास के आधार पर। यदि कोई भी विदेशी नागरिक भारत में 12 वर्ष से रह रहा है तो वह नागरिकता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। वो तो था किसी विशेष कंडीशन में, जो मैंने बताया था कि किस कंडीशन में वो 7 साल वाला वैलिड था, लेकिन यह 12 साल सभी विदेशी नागरिकों के लिए वैलिड है। अगर कोई भी विदेशी नागरिक 12 साल से भारत में रह रहा है तो वो भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है, आवेदन कर सकता है। आगे चलते हैं। दूसरा एक इस तरह से नागरिकता भी मिल सकती है कि यदि कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत सरकार के अधीन, भारत सरकार के अंडर में किसी पद पे कार्य कर रहा है, तो भी वह व्यक्ति नागरिकता लेने के लिए एलिजिबल है, भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद चलते हैं कि अक्षेत्र समाविष्टि के आधार पर, यानी कि किसी अक्षेत्र पर हम अपना अधिकार कर लें या किसी पे हम अपना कब्जा कर लें, इस तरह से। यानी हम मान के चलो कि वैसे तो पीओके, जो जम्मू कश्मीर में पीओके है, उसे हम अपना मानते हैं, उसके नागरिक हैं जो अपना नागरिक मानते हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा कर लें, तो अगर उसमें जो नागरिक रह रहे हैं तो वो भी फिर क्या है, अगर वो हमारे एरिया में आ गए, हमने उस पर अधिकार कर लिया, तो वो सब भी क्या है, नागरिकता के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसमें यही कहा गया कि किसी विदेशी क्षेत्र पर अगर भारत का हिस्सा बन जाए, भारत कब्जा कर ले, तो भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं उस क्षेत्र में रहने वाले, उन सबको भारत का नागरिक घोषित कर सकती है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात ये जानते हैं हम कि जो नागरिकता हमारी सिटीजनशिप है, इससे जुड़े मुद्दों पर कानून बनाने का हक किसके पास है? ये है गृह मंत्रालय के पास। तो केवल गृह मंत्रालय इस पे कानून बनाता है, उसके निर्णय ले सकता है। कानून तो यानी कि गृह मंत्रालय तो क्या है, ये इस पे कानून बनाने का हक तो संसद को होता है वैसे, लेकिन जो डिसीजन होते हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड, वो सब लिए जाते हैं गृह मंत्रालय के द्वारा। और ये कौन सी सूची में आता है? जैसे कि हमारी 3 सूचियाँ आती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो नागरिकता हमारी संघ सूची के अंदर आती है, और संघ सूची में वो विषय आते हैं जिस पे कानून बनाने का हक सिर्फ केंद्र सरकार के पास है, यानी संसद ही कानून बना सकती है। राज्य सरकार को इस मामले में कोई भी अधिकार प्रदान नहीं है। इसके बाद अभी तक हमने क्या देखा कि किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता कैसे मिल सकती है, लेकिन अब ये देखेंगे कि किसी को अगर भारत की नागरिकता मिली हुई है तो उसकी नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है। तो चलिए आगे देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला तरीका है स्वैच्छिक त्याग, यानी कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता त्याग दे, ये कहे कि भाई मैं आज से भारत की नागरिकता त्याग रहा हूँ, आज से मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ, तो उसकी नागरिकता खत्म मानी जाती है, वो भारत का उस समय से नागरिक नहीं रहता। दूसरा, बर्खास्तगी के द्वारा, यदि कोई भी भारतीय नागरिक अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, तो उसकी जो भारतीय नागरिकता है वो स्वयं अपने आप बर्खास्त हो जाएगी। दूसरा प्रावधान ये है। उसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद हम जो हमारे आर्टिकल हैं उनके बारे में जानेंगे जो नागरिकता से संबंधित हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था, नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक में आती है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 5 देखते हैं। अनुच्छेद 5 में क्या है? इसमें कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी कि जब हमारा संविधान शुरू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस समय पर जिसके पास नागरिकता थी या उस समय पर कौन से कानून के हिसाब से किसको नागरिकता मिलनी चाहिए, उस सब का प्रावधान अनुच्छेद 5 में किया गया है। दूसरा अनुच्छेद 6 कहता है कि जो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता के अधिकार दिए गए हैं, यानी कि वो व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत में आ रहे हैं या पाकिस्तान से भारत में आए हैं पीछे, उन सब के अधिकारों की बातें की गई है अनुच्छेद 6 में। इसके बाद अनुच्छेद 7 की बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान में जाता है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो नागरिकता के अधिकार हैं वो अनुच्छेद 7 में वर्णन किया गया है उनका। अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्ति, उनके लिए जो नागरिकता के अधिकार हैं, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो भारतीय मूल का है लेकिन किसी विदेश में रह रहा है, किसी भी दूसरे देश में जाकर बसा हुआ है, तो उनके जो नागरिकता के अधिकार हैं उनसे संबंधित बातें की गई हैं अनुच्छेद 8 में। उनके अधिकारों की बात है अनुच्छेद 8 में। फिर अनुच्छेद 9 की बात करते हैं कि जो अनुच्छेद 9 है उसमें विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना,
यानी कि अगर कोई व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, किसी और देश की नागरिकता ले लेता है, या फिर अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले ली, तो वो क्या है, उस सब से किस तरह से उनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, तब क्या प्रावधान किया जाएगा, वो सभी अनुच्छेद 9 में आता है। यानी कि सिंपल शब्दों में कहें तो अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी देश की नागरिकता ले लेता है, दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो वो उसी समय से भारत का नागरिक नहीं रहेगा। इसके बाद करते हैं अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि जो हमारे नागरिकता के अधिकार हैं वो बने रहेंगे। यानी अगर कोई भारत का नागरिक है तो जब तक कुछ ऐसी कंडीशन नहीं आ जाती जिसके कारण उसको अपनी नागरिकता त्यागनी पड़ेगी, तब तक वो अपने नागरिकता के जो अधिकार हैं उसके वो बने रहेंगे, उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता जब तक वो किसी ऐसे इन कानूनों की अवहेलना नहीं करता जो नागरिकता को ख़त्म कर दें। अनुच्छेद 11 कहता है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियम किया जाना। यानी कि संसद जो है, हमारे अधिकार हैं जो नागरिकता से संबंधित, उनकी देखभाल करने का कि ये कहीं किसी व्यक्ति के साथ कुछ नागरिकता को लेके कुछ गलत तो नहीं हो रहा, किसी की नागरिकता बिना किसी कारण के ख़त्म तो नहीं कर दी गई, या फिर ऐसे किसी व्यक्ति को नागरिकता नहीं दे दी गई हो जो कि उस चीज़ के लिए एलिजिबल ही नहीं था। तो वो सब देखने का जो इस पे एक कानूनी रूप से सब कुछ हो नागरिकता के रिलेटेड, तो कानून के हिसाब से सब चले, उस चीज़ को देख रेख का कार्य किया जाता है संसद द्वारा। तो उसको एक कानून बनाने का अधिकार है जो वो सब ये संसद देखते हैं हमारी। अगर किसी ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता दे दी जाती है, उल्लंघन किया जाता है, तो संसद में उस पर बहस होती है और उन चीज़ों को बदला भी जा सकता है। लेकिन संसद की कोई भी कानून नागरिकता के संबंधित बना सकती है, तो कानून बनाने का अधिकार टोटली संसद के पास है। तो आगे चलते हैं। CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, हिंदी में कहें तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। यह आपने पहले इसका जिक्र सुना होगा। इस पे पहले बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हो चुकी हैं, इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए थे, तो इसी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे आज। इस कानून में बेसिकली कहा क्या गया है कि इस कानून के द्वारा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन देशों में रहने वाले हिंदू, जैन, सिख, पारसी, ईसाई और बौद्ध धर्म के जो भी अल्पसंख्यक के लोग हैं जिनका धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है, उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या बांग्लादेश में रह रहा है और वो इन 6 धर्मों में से किसी धर्म को बिलोंग करता है, यानी कि वो मुस्लिम नहीं होना चाहिए, मुस्लिम इसमें नहीं है, तो और उस पर वहाँ पर अगर अत्याचार हो रहे हैं उन देशों में, तो वो भारत में आकर भारत की नागरिकता ले सकता है, उनको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। दूसरा, इन देशों के अल्पसंख्यकों को भारत में 12 वर्ष के प्रवास की शर्त के स्थान पर 6 वर्ष के प्रवास के बाद नागरिकता देने का प्रावधान शामिल किया गया है। यानी कि हमने अभी पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति भारत में आकर रहता है तो उसको 12 साल कम से कम भारत में रहना होगा। लेकिन इनके केस में क्या किया गया कि वो 12 साल को घटा के 6 साल कर दिया गया, तो इनके लिए स्पेशल प्रावधान किया गया था ये सब। उसके आगे देखते हैं। फिर आगे देखते हैं कि जो ये जिसका हमने भी वर्णन किया, ये पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में रहने वाले व्यक्तियों का, अगर ये व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ चुके हैं तो वो फिर नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर वो 31 दिसंबर 2014 के बाद भारत में आए, चाहे वो 1 जनवरी 2015 का आए हों, तब वो उसके लिए एलिजिबल नहीं थे। यानी कि जब ये कानून आया तब ये उस समय की बात है। लेकिन ये जो एक इसमें ये था कि अगर वो व्यक्ति इस तरह से आ रहे हैं 31 दिसंबर 2014 तक, तो उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट है, क्या नहीं है, उस सब की आवश्यकता नहीं थी। बिना किसी दस्तावेज के भी उनको नागरिकता दी जा रही थी और उसके लिए जो एलिजिबल थे। लेकिन एक क्या था कि जो कानून है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जो हमारी 4 स्टेट हैं, उनमें रहने वाले आदिवासी क्षेत्र और इनर लाइन परमिट में रहने वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होता था। जैसे कि ये गैर हिंदू तो नहीं कह सकते, यानी कि मुस्लिम धर्म पे ये लागू नहीं होता, या फिर जो 3 देश हमने वर्णन किया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इनके अलावा किसी और देश के नागरिकों पर ये कानून लागू नहीं होता। इसी तरह हमारे देश की 4 स्टेटों पर भी कानून लागू नहीं था, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब ये इनर लाइन परमिट क्या है? इनर लाइन परमिट गैर आदिवासियों को इन क्षेत्रों में तय समय सीमा के लिए
केवल अस्थायी रूप से निवास करने की अनुमति प्रदान करता है, स्थायी रूप से बसने का अधिकार नहीं होता है। इनर लाइन परमिट अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर राज्यों के क्षेत्र में लागू होता है। इसका अर्थ ये है कि अगर कोई ये जो क्षेत्र है सब मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसमें कुछ आदिवासी लोग रहते हैं और ऐसे व्यक्ति जो आदिवासी नहीं है, गैर आदिवासी लोग हैं, तो उनको इस क्षेत्र में परमानेंट रहने का अधिकार नहीं है। वो रह सकते हैं लेकिन एक टेम्परेरी टाइम में या कुछ समय तक ही रह सकते हैं। उसको परमानेंट रहने का एक निश्चित समय तक ये कह सकते हैं कि अगर आप लाइफ टाइम वहाँ पे रहना चाहते हैं तो ये अधिकार इनर लाइन परमिट में उनको नहीं दिया जाता। तो उन लोगों के लिए सब वैलिड नहीं था। और जो इनर लाइन परमिट वाला जो सिस्टम है वो लागू कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इन राज्यों में ये चीज़ लागू होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके हर डाउट का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको मैं बता दूं कि अभी तक वीडियो जो आ रही थी वो रेगुलरली आ रही थी। अभी आज से हम क्या कर रहे हैं कि एक दिन छोड़कर एक दिन वीडियो आएगी, क्योंकि कंटेंट अच्छा मिले वो ज़्यादा बेटर है, ना कि क्वांटिटी। तो क्वालिटी पे हम फोकस करें, क्वांटिटी पे नहीं। तो इसलिए वीडियो भले ही थोड़ी कम आ जाए लेकिन आपको कंटेंट अच्छा मिलना चाहिए, वीडियो अच्छी होनी चाहिए। तो उस चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं। इसीलिए थोड़ा सा एक दिन में थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम वीडियो अभी एक दिन छोड़ के एक दिन डालेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें। और आपको ये अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज।